अब मुझे आप बताइए सर, पहले अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक भारती है। मैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ। अब मुझे ये बताइए, आप क्या ये, मैं जैसे एज ए जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में, इवन बिहार में, बंगाल में, जी, ये यूजीसी रेगुलेशन को लेके कोई चर्चा उस तरह से नहीं हुई। ये सबसे ज़्यादा इसके विरोध में और सबसे ज़्यादा इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश में ही चर्चा चल रही है, सबसे ज़्यादा। और इसके विरोध में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा था ही, समर्थन भी देखिए बनारस, विरोध और समर्थन दोनों में, बनारस में सुनने में आया, लखनऊ में सुनने में आया, अभी सुनने में आ रहा है मेरठ में आया, बिहार में हो गया, सतना में हो गया, मध्य प्रदेश में। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, एक बात तो, ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विरोध इसलिए हुआ क्योंकि 2027 में वहाँ पे चुनाव है। लेकिन इसके समर्थन में जहाँ जहाँ नौजवान सड़कों पर हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में सड़कों पर हैं, वो बिहार में वहाँ चुनाव नहीं है। वो मध्य प्रदेश में विरोध कर रहे हैं, वहाँ चुनाव नहीं है। वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो नेचुरल है, वहाँ होगा ही होगा। हमें ये समझना है कि बेसिकली एलिफेंट इन दी रूम जो है वो कास्ट है। ये लोग, मैं समझता हूँ कि आप इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते कि समानता इस समाज में आनी चाहिए। और समानता तब तक कैसे आएगी जब तक जाति रहेगी। देखिए और जाति, ये ना लंबा सर, भारती जी आपने सब्जेक्ट छेड़ दिया। हिंदुस्तान में जाति एक कड़वी सच्चाई है। अब वो जाति एबॉलिश्ड, जाति विहीन समाज भारत में बन जाएगा रातों रात, ये सोचना तो बड़ा कठिन काम। रातों रात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी जुडिशरी का जो माइंडसेट है, आपने बयान देखा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे इन्हीं 2 जज जिन्होंने इसको स्टे किया है, इन्हीं के कहने पर यूजीसी ने ये नई गाइडलाइन बनाई थी। यही 2 सज्जन है। तो इसका मतलब ये है कि यूजीसी कुछ भी गाइडलाइन बना दे। अगर जज, मैं न्यायपालिका के उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपका जो रेगुलेशन है इसमें अस्पष्टता है। दूसरे, उन्होंने रोका है, स्टे किया, अगली तारीख रखी है, दोनों पक्षों को सुनेंगे। अभी तो सरकार की तरफ से जब स्टे दिया जा रहा था तो तुषार मेहता साहब कुछ न बोले न कुछ किए, चुप ही रहे, स्टे होने दिए। तो इससे बात समझ में नहीं आती जब तुषार मेहता मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। मैं ये आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जब स्टे हो गया तो आप लोग तो पढ़े लिखे और इतने देर, आपको मालूम है कि अब ये लड़ाई तो कानूनी लड़ी जाएगी, फिर इसे सड़क पर लड़ने का क्या दबाव बनाने का? नहीं, देखिए असल में क्या है, या आपने लोगों को यूनाइट और जागरूक करने हैं? कई मसले हैं। देखिए, हमारे देश में पावर की असिमेट्री है, और पावर की असिमेट्री के होने के नाते दलितों में, आदिवासियों में, ओबीसी में इंस्टीट्यूशन की मॉरलिटी को लेकर शक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि ऐसा क्या हो गया था कि इसको स्टे करने की जरूरत थी, ऐसा क्या देश पलट जाने वाला था अगर स्टे नहीं करते। इसके दुरुपयोग की संभावना दिखाई कैसे दुरुपयोग? एक बड़ा वर्ग इससे आक्रोशित था। एक बड़े वर्ग को उससे ज्यादा बड़े आशंका, उससे ज्यादा बड़े वर्ग को तो न्याय मिल रहा था। एक छोटा सा वर्ग अन्याय की भावना से डरा हुआ है। ये अन्याय छोटे वर्ग के साथ हो या बड़े वर्ग से, अन्याय किसी एक के साथ नहीं होना चाहिए, कहा गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें ये समझना चाहिए कि जुडिशरी को समझना चाहिए था कि वो, हम जानते हैं भाई देखिए, आप भी जानते हैं स्टे नहीं, आरोप की बात नहीं, आप भी जानते हैं कि स्टे कोई परमानेंट चीज नहीं है। स्टे लगा हुआ है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, डिटेल्ड में दोनों तरफ के लोग जाएंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। हमें स्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि जो कमेंट उन्होंने पास किए हैं, वो कमेंट उनके माइंडसेट को बताते। मैं पढ़ के बताऊं कमेंट, अगर आप कहें मेरे पास है? नहीं, मैंने पढ़ा है, देखा है कि जिस तरह से उन्होंने एक जाति को ग्लोरीफाई किया है और दूसरी जाति को कंडेम किया है, ये कहाँ का न्याय है? आप जाति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप पढ़ लिए सर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने ऑर्डर पढ़ा है। नहीं, मैंने ऑर्डर पढ़ा। नहीं, ये मिसकोट कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, मैंने आज के मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने ऑर्डर पढ़ा है, मेरे पास भी ऑर्डर है। आप सर, ऑर्डर आप उसमें जो उन्होंने कमेंट किए हैं। मैंने आपसे दूसरी बात पूछी थी जो आप घुमा ले गए दूसरी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा क्यों इसकी चर्चा हो रही है, एक, और दूसरे ये सियासी दलों के लोग
क्यों इतनी जलेबी छान रहे हैं? न अखिलेश यादव ये कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं दोषी को सजा, दोषी छूटे नहीं और निर्दोष आँच ना आए और दोषी बचे नहीं। एक लाइन मायावती जी पहले तो ट्वीट करती हैं कि ये विरोध जो हो रहा है ये जातिवादी मानसिकता से हो रहा है, ये हो रहा है, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है उस दिन ट्वीट करती हैं कि ये जो यूजीसी के नए नियम थे ये सामाजिक तनाव पैदा कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाना उचित। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का एक किताब लेकर राहुल गांधी रोज घूम रहे हैं नरवने की और क्या क्या मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन यूजीसी पर किसी बड़े नेता ने न ट्वीट किया, न समर्थन में, न विरोध में, न समीक्षा की जाए, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, शिक्षा मंत्री उनके एक बार सामने आए, कहे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ दुरुपयोग नहीं होगा। पहली बात तो एक है कि जो राजनीति है हमारे देश में, राजनीतिक सामाजिक बदलाव का आंदोलन नहीं है। अब वो स्टेटस कोइस्ट है, उसको किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए, चाहे कोई भी कंप्रोमाइज़ करना पड़े। पार्टियों का स्टैंड ये है। मुझसे ये पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बहन मायावती का, हमने कहा आप तो विरोध कर रहे हैं, आप तो समता उसकी समिति का, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, वो तो ऐसा कह रही है। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ते, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम सामाजिक न्याय के साथ हैं, हम सामाजिक बदलाव की ताकत हैं। पॉलिटिकल पार्टियां सामाजिक न्याय की ताकत नहीं है, सामाजिक बदलाव की ताकत नहीं है। अब एक बात, दूसरी बात जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि सामाजिक न्याय की ताकतें इतनी मजबूत हैं कि अन्याय की ताकतें जाने वाली हैं। अन्याय की ताकतें सामाजिक ताकतों को भटकाकर ये इनके कुछ ले लेना चाहती हैं। सर आप बताएं, पहले अपना नाम और परिचय भी बताते चलिए, और समता संघर्ष समिति में की जरूरत क्यों आप लोग को पड़ी? मेरा नाम राजेंद्र पाल गौतम है, मिशन जय भीम का फाउंडर हूँ, दिल्ली सरकार का पूर्व मंत्री हूँ और अभी एससी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। जब आपने परिचय बता दिया तो थोड़ा आपका विवाद भी बता दिया जा। आम आदमी पार्टी में राजेंद्र गौतम जी मंत्री थे और नागपुर में दीक्षा भूमि में एक बड़ा सा पत्थर लगा है, मुझे लगता है 30-40 फीट का होगा। उस दीक्षा भूमि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म धारण किया था तो वो जो 12 प्रतिज्ञाएं उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने जो ली थी और जो वहाँ पर खुद ही इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी गई, और उस दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ जाकर शीश झुकाते, लेकिन उस पत्थर पर पड़ी उन 22 प्रतिज्ञाओं को कोई न पढ़ता है न कोई दिखाता है। शायद याद हो, मैं एक बार नागपुर में दीक्षा भूमि में गया था तो मैंने वो पढ़ करके कुछ सुनाई थी। वही प्रतिज्ञाएं, वही बातें इन्होंने किसी कार्यक्रम में जब कही, उस पर इतना विवाद खड़ा हुआ कि उससे आपका मंत्री पद भी गया और सारी चीज़ गई। लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर को सब आदर्श पुरुष मान करके, और सब बात बाबा साहब अम्बेडकर की, लेकिन ये उनकी प्रतिज्ञाओं को, 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कोई नहीं करता है। तो मैं ये पहले चूँकि आपने बताया तो मैंने सोचा कि उस घटना का, और उसके बाद मैं गुजरात के चुनाव में एक नेता के साथ इंटरव्यू कर रहा था और मैंने इस बात का जैसे ही जिक्र कर दिया उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार भी दिया। तो उन्होंने कहा बस आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे गौतम साहब ये जानना चाहता हूँ, क्या सामान्य वर्ग को दबाकर या सामान्य वर्ग को शोषित बताकर या सामान्य वर्ग ही हमेशा से शोषण करता रहा है, ये ऐसा इंडिकेशन समाज में देकर ही दलित या बहुजन समाज को न्याय की अपेक्षा मिल सकती है, या उसे अपने आप में ही ऊपर उठने के प्रयास में ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय इसके कि हमारे शोषक तो वही हैं, हमारे टारगेट पे वही है? देखिए, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। अगर ऊपर तौर पे चर्चा करेंगे तो कोई आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। इसकी जड़ में जाने के लिए मनुस्मृति में जाना पड़ेगा। मनुस्मृति ने इस देश में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा, और उसी का परिणाम है कि ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ इंटेंशनली जो दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे हैं, उन बच्चों को वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा देखना है इंटरनल में फेल कर दिया जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है या सफदरजंग मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का केस आपको बताता हूँ। 25 बच्चे कई साल तक फेल किए गए सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में। दूसरा केस मैं आपको रोक के बताता हूँ। मेरे एक मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रॉक्टर दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। एक बार मैं ऐसे ही बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नीट का एग्ज़ाम इतना टफ है और जितने नंबर पे यहाँ बच्चे कैटेगरी के आए हैं, एमबीबीएस में 6-6 साल फेल हो रहे हैं, और अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये होगा कि SC ST के लोगों को निकाल दिया गया। सारे मैं आता हूँ आपके पास। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण अभी क्या हुआ, EWS रिजर्वेशन लगा है, 8 लाख से ज़्यादा आय पे आपको EWS नहीं मिलता है। अभी सैकड़ों सीटें EWS के लोगों ने करोड़ों रुपए की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की खरीद ली हैं। वो कहाँ थे आपके डीन साहब और प्रोफेसर साहब? पढ़ा नहीं क्या न्यूज़ उन्होंने? न्यूज़ उनसे पूछिएगा पढ़ के, और उनको बताइएगा कि देखो ये इस देश की सच्चाई। वो सब EWS वाले फेल हो रहे हैं। सैकड़ों सीटें खरीद ली हैं उन्होंने, ये न्यूज़ है। और पता नहीं वो कोर्ट कहाँ मौन है, पता नहीं सत्ता कहाँ है। EWS रिजर्वेशन ही पैसे के आधार पर है, और सैकड़ों सीटें करोड़ों रुपए की खरीद ली MD की, MS की। ये अपने आप में भयानक भ्रष्टाचार है। कौन अब इसके जवाब देगा?